हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मिसेस ब्यूला मधुरी मल्लार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट एपीकस कॉलेज रायपुर। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का फोर्थ पेपर है, इलेक्टिव पेपर माइक्रोबियल इकोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम फंगल डिजीजेस इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इस फंगल डिजीज ऑफ प्लांट में मैंने जो टॉपिक जो लिया है वो है विल्ट डिजीजेस। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। पहले तो प्लांट डिजीज क्या होता है। अ डिजीज इज डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ इंजूरियस एबनॉर्मलिटीज। ठीक है, यदि होस्ट में कोई भी इंजूरियस एबनॉर्मलिटीज आ जाती है, कोई भी हेल्दी जो बॉडी होती है प्लांट बॉडी, उसमें कोई इंजूरीज आ जाती है और ये इंजूरीज हो पैथोजन के द्वारा से हो सकता है। तो पैथोजन क्या होता है? एक बायोलॉजिकल एजेंट होता है जो कि इंजूरियस एबनॉर्मलिटीज कॉज करता है। तो पैथोजन जो होते हैं वो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या निमेटोड्स हो सकते हैं। तो इनके द्वारा से होने वाली जो इंजूरियस एबनॉर्मलिटीज होती है, इसके कारण से जो एबनॉर्मलिटी जो दिखती है उसको हम डिजीज बोल सकते हैं। तो डिजीज में जब हम देखते हैं कोई भी जो पौधा होता है उसमें एक लक्षण दिखाई देने लगता है। इस लक्षण को हम क्या बोलते हैं? सिम्टम्स बोलते हैं। तो सिम्टम क्या होता है? सिम्टम्स इज द प्लांट रेस्पॉन्स टू अटैक बाय पैथोजन। तो पैथोजन के द्वारा से, अर्थात बैक्टीरिया, फंजाई जो होते हैं, इनको हम पैथोजन बोलते हैं, उसके द्वारा से प्लांट में कुछ रेस्पॉन्स होने लगता है, जिसके कारण से उसमें कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो हेल्दी पौधे से बिल्कुल अलग हट करके रहता है। तो ज्यादातर जो इस प्रकार के जो सिम्टम जो होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के क्या पार्ट्स होते हैं? स्पोर्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं, उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी हो सकती है, या उसके माइसीलियम जो होते हैं वो पौधे के किसी भी भागों को क्या कर सकते हैं? अटैक कर सकते हैं। तो अब हम जाते हैं मेन क्या होता है, विल्ट क्या होता है। तो विल्ट जो एक ऐसा फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होता है। तो विल्ट जो होता है ज्यादातर जो पौधे की जो रूट वाला जो हिस्सा होता है, आपको मालूम है कि पौधे जो होते हैं उसमें एसेंट ऑफ सेप की क्रिया होती है। एसेंट ऑफ सेप मतलब कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो रूट के द्वारा से होता है, जिसमें कि जाइलम की वेसल जो होती है वो इन्वॉल्व होती है, और इसके द्वारा से पानी जो होता है, वाटर जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो होता है, क्योंकि जाइलम की जो टिश्यूज जो होती है वो जो रूट, स्टेम और तने और जो भी इसके प्लांट के जो ऑर्गन होते हैं उसमें वेसल्स जो होते हैं वो क्या हो जाती है, उसकी कंटिन्यूटी जो होती है वो बनी रहती है, और उसके द्वारा से पानी जो होता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो अब विल्ट में क्या होता है, यदि इस जाइलम वेसल्स में यदि किसी कारण से पानी की कमी हो जाती है, तो जिसके कारण से क्या हो सकता है कि पौधों की पत्तियों में या उसकी जो फ्लावर जो होती है वो उसके जो पार्ट जो होते हैं वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, पानी के लॉस के कारण से क्या हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। तो इसमें एक लक्षण दिखाई देने लगता है, पत्तियां पहले क्या होने लगेंगी, झुक जाएंगी, या पत्तियां पीली हो जाएंगी, और अंत में क्या हो जाएंगी, वो पूरी विल्ट या था वो मुरझा करके नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो विल्ट जो होता है, द विल्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप है प्लांट डिजीज का, जिसमें कि पौधा जो होता है, पौधों में क्या होने लगता है, डिहाइड्रेशन में कि पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, पूरा उसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, विल्ट डिजीज में पौधा मुरझा जाएगा और पूरा ड्रॉट मतलब कि सूख जाएगा। तो विल्ट एक कॉमन प्लांट डिजीज होता है जिसमें वाटर का लॉस होता है, और ये ज्यादातर एंजियोस्पर्म पौधे को अटैक करता है, और इसकी जो वेस्कुलर ज्यादातर विल्ट जो होता है, जिसको हम वेस्कुलर विल्ट के नाम से जान सकते हैं, जिसमें कि जो पैथोजन जो होते हैं वो पौधे की वेस्कुलर सिस्टम को अटैक करता है, मोस्टली किसको, जाइलम टिश्यू को। तो जाइलम टिश्यू की जो सेल्स जो होती हैं उसकी टर्जिडिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वाटर
टर्जिडिटी किसको बोलेंगे? यदि सेल में पर्याप्त मात्रा में वाटर रहता है तो सेल टर्जिड रहती है। तो वाटर की कमी हो जाने से क्या हो जाता है? सेल्स की टर्जिडिटी समाप्त हो जाती है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने विल्टिंग को दो प्रकार से डिफाइन किया है, इसकी दो थ्योरीज बताया है। ज्यादातर जो विल्ट जो में क्या होता है कि जो जड़ वाला जो पोर्शन होता है वो मेन इन्वॉल्व होता है, जिसमें कि माइसिलियम पैथोजन का माइसिलियम वही जड़ के में प्रवेश करता है और वहां पर अपना कॉलोनी को फैला लेता है और वहीं पर जर्मिनेट करता है और वहीं पर कोनिडिया वगैरह बना लेता है, जिसके कारण से जाइलम की जो सेल जो होती है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है। तो ब्लॉक हो जाने के कारण क्या हो जाएगा कि वाटर का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, उसकी टर्जिडिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उसका टर्गर प्रेशर कम हो जाता है। तो विल्ट की माने तो दो थ्योरी हो सकती है इसकी। टॉक्सिन थ्योरी, ज्यादातर ये जो टॉक्सिन जो थ्योरी होती है वो बैक्टीरिया के द्वारा से जो विल्ट होता है वो उसमें होता है ज्यादातर। तो इसमें क्या होता है कि जाइलम की जो वेसल जो होती है उसमें एक फ्यूजेरिक एसिड का सिक्रीशन होता है। जो पैथोजन जो होते हैं वो ज्यादातर विल्ट जो होता है वो फ्यूजेरियम के द्वारा से होता है। तो फ्यूजेरियम जो होता है वो फ्यूजेरिक एसिड सिक्रीट करता है, जिसको हम विल्ट टॉक्सिन करते हैं। तो ये जो विल्ट टॉक्सिन जो होती है ना वो जाइलम की जो पौधे की जो पैरेन्काइमेटा सेल जो होती है, जाइलम के बगल में पैरेन्काइमेटा जो सेल होती है उसको पूरा क्या होता है? फ्यूजेरिक एसिड का सिक्रेशन से भर जाता है, जिसके कारण से क्या होता है? उसकी ऑस्मोटिक एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण से क्या होता है? वो कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण से वो वाटर का कंडक्शन बंद हो जाता है। दूसरा जो थ्योरी जो बताया गया वो इसको हम बोल सकते हैं प्लगिंग थ्योरी। प्लगिंग थ्योरी में कि जाइलम में जो माइसिलियम है, मैक्रोकोनिडिया है, क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं वो जाइलम वेसल्स को पूरे रीति से कवर कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्लगिंग थ्योरी। तो ये आप देख रहे हैं। अब मैं जो आपको क्योंकि आपको बहुत सारे विल्ट डिजीजेस हैं आपके बुक्स में, विल्ट ऑफ पी भी हो सकता है, विल्ट ऑफ कॉटन हो सकता है और विल्ट ऑफ वीट भी हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो आपको जो टॉपिक जो लिया है वो विल्ट ऑफ अरहर पढ़ेंगे। हम एक ही यहाँ पर इसकी डिजीज साइकिल पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें हम सिनॉप्सिस पढ़ेंगे। सिनॉप्सिस में पहला इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इसके लक्षण पढ़ेंगे, क्या इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है अर्थात पैथोजन कौन सी है, उसके बाद हम डिजीज साइकिल पे जाएंगे और उसके कंट्रोल मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो होता है ये देखिए ये हेल्दी पौधा दिखाई दे रहा है और ये देखिए ये विल्ट दिखाई दे रहा है। हम विल्ट अरहर को क्या बोलते हैं? उसको पिजन पी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? कैजेनस केजान, जिसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो क्या होता है? कैजेनस केजान, और ये इंग्लिश नेम है पिजन पी और लोकल भाषा में हम इसको अरहर बोलते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले विल्ट डिजीज के बारे में जो पहला जो रिपोर्ट जो किया था बटलर ने 1906 में, ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज होता है और ये बहुत ही इंडिया जिसको हम रेड ग्रैम भी बोलते हैं, लाल क्या बोलते हैं ग्रैम भी बोल सकते हैं, और इसका ये सबसे वर्स्ट डिजीज होता है। यदि एक बार विल्टिंग स्टार्ट हुआ तो क्या होगा? पूरे खेत को भी क्या कर सकता है? फील्ड के पूरे पौधों को भी क्या कर सकता है? नुकसान कर सकता है। तो ये ज्यादातर ये जहाँ पर अरहर की जो खेती की जाती है वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जैसे कि यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पार्ट्स ऑफ मुंबई अर्थात महाराष्ट्र के कुछ भागों में, जहां पर अरहर की खेती मुख्य फसल के रूप में होती है, जहां पर इस बीमारी के कारण से फसल को लगभग 50% आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो अरहर का जो पौधा होता है वो विल्ट का जो लक्षण जो होते हैं वो पौधे की पूरे डेवलपमेंट पर कभी भी दिखाई दे सकता है। ज्यादातर जो लक्षण जो होते हैं वो रेनी सीजन के बाद दिखाई देते हैं, या फिर जब पौधे में फ्लावरिंग या जब उसमें फल लगना शुरू होता है उस समय भी विल्ट के लक्षण पौधों में दिखाई देने लगते हैं। और ये कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो सीडलिंग अवस्था में भी
स्टार्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये जो विल्ट के जो लक्षण होते हैं वो सीडलिंग अवस्था से लेकर के पौधे के ग्रोइंग स्टेज अर्थात उसमें फल और फूल बनने तक भी इसमें विल्ट के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से कई बार जो पूरा पौधा ही विल्टिंग हो सकता है या पौधे का थोड़ा सा भाग भी विल्ट के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो ज्यादातर ये जो लक्षण जो होते हैं जब पौधा जब यंग होता है, जब 5 to 6 वीक जब ओल्ड होता है, उस समय ये पौधा जो होता है वो विल्ट के प्रति ज्यादा ससेप्टिबल होता है। तो जो सिम्टम्स के जो लक्षण जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। मेन जो लक्षण जो होते हैं वो होता है विल्टिंग ऑफ सीडलिंग, ठीक है। दूसरा जो होता है जब पौधा जब एडल्ट जब प्लांट होता है, जब उसमें क्या हो सकता है, वाटर का शॉर्टेज हो सकता है। इवन आपके सॉइल में वाटर पर्याप्त मात्रा में है और पौधों में भी पर्याप्त मात्रा में, परंतु क्या हो गया है, जाइलम में ब्लॉकेज हो गया है, जाइलम में पानी की कमी हो गया है। तो इस प्रकार से सॉइल में पर्याप्त मात्रा में रहने के बाद भी क्या हो सकता है, जाइलम में पानी की कमी हो जाती है। तो हम यहाँ पर सिम्टम्स के लक्षण देखेंगे। ज्यादातर सिम्टम जो होता है वो प्रीमेच्योर येलोइंग ऑफ दी लीव्स होता है, अर्थात जब पत्तियां जैसे ही बनना शुरू होती हैं, पत्तियां मेच्योर भी नहीं होती है, उसी समय क्या होती है, पत्तियां क्या होने लगती है, पीली होने लग जाती है। उसके बाद विल्टिंग होता है। विल्टिंग मतलब कि विदरिंग ऑफ द लीव्स, अर्थात पत्तियां जो होती है वो क्षति होना शुरू हो जाती हैं और अंत में प्लांट जो होता है वो ब्लाइटेड कंडीशन में पहुंच जाता है। ज्यादातर विल्ट के जो लक्षण जो होते हैं वो पौधों के निचले हिस्से से स्टार्ट होता है, यहाँ से विल्ट स्टार्ट होगा और टॉप पर पहुंचता है। तो इस प्रकार से सडन विल्टिंग तो नहीं होता है, यहीं से मतलब कि ऐसा नहीं है कि अचानक से विल्टिंग होगा, क्योंकि सॉइल में जो पैथोजन होते हैं वो पहले ही क्या कर सकते हैं, जहां पर खेती की जा रही है अरहर की, वहां पर उस पौधे के इस वाले पार्ट्स को अटैक करते हैं। तो सडन नहीं होता है, ये धीरे धीरे विल्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। विल्टिंग में क्या होता है, विल्टिंग का मतलब होता है कि डेंस मासेस ऑफ माइसिलियम हाइफी कवर दी या प्लग दी वेस्कुलर टिश्यू, अर्थात आपको ये दिख रहा है, ये ज्यादातर ये लोअर पोर्शन को, पौधे के लोअर पोर्शन को अटैक करता है, अर्थात रूट वाले पोर्शन को मेनली अटैक करता है, क्योंकि विल्ट का जो लक्षण होता है वो पौधे के रूट हिस्से से स्टार्ट होता है। तो प्राइमरी रूट जो होती है, लेटर रूट्स होती हैं, वहां से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद वो मेन रूट में जाता है और उसके बाद पौधे के अन्य भागों में। यहाँ पर आपको डायग्राम में स्पष्ट रीति से दिख रहा है कि यहाँ पर माइसिलियम या जो माइक्रो मैक्रोस्पोर जो होते हैं वो इस जाइलम वेसल्स को कवर कर लेता है और अंत में क्या होता है कि वाटर का जो फ्री फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, वो इंटरफियर हो जाता है, उसमें रुकावट या बाधा आ जाती है, जिसके कारण से पौधा क्या हो जाता है, विल्टिंग लक्षण दिखाने लगता है। कई बार जो होता है फंगल हाइफी जो होते हैं कई बार टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी सिक्रेट करते हैं। तो ऑलरेडी माइसिलियम तो है ही, उसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो प्लांट की सेल्स को क्या कर सकते हैं, किल कर देती है, जिसके कारण से एसेंट ऑफ सैप जो होता है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार से पूरा वेस्कुलर सिस्टम जो होता है वो प्लगिंग हो जाता है माइसिलियम के द्वारा से और इस प्रकार से पार्शियली विल्ट पौधों में पहले दिखाई देने लगते हैं। अब हम देखेंगे वेस्कुलर डिसफंक्शन इन दी विल्ट डिजीजेस। कौन कौन से वेस्कुलर डिसफंक्शन अर्थात वेस्कुलर टिश्यू कैसे काम करना बंद कर देती है, उसके क्या कारण हो सकते हैं।
तो पहला जो कारण होता है वो है कोलैप्स ऑफ वेसल्स। वेसल्स जो नॉर्मल जो वेसल्स का जो डायमीटर जो होता है वो कम हो जाता है, वो सिकुड़ जाएंगी, सेल्स सिकुड़ जाएंगी, उसका डायमीटर जो होता है नॉर्मल से बिल्कुल हाफ हो जाएगा और वाटर का जो कंडक्शन जो होगा ओनली 1/8 पोर्शन ही होगा। जितना ओरिजिनल रेट जो होता है हेल्दी प्लांट में उससे क्या होता है डिजीज प्लांट में 1/8 पोर्शन में ही वाटर का कंडक्शन हो पाएगा। तो इसको वेसल्स के कोलैप्स होने के कारण से होता है। दूसरा जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये एक आउटग्रोथ दिखाई दे रही है। ये आउटग्रोथ जो होती है जाइलम की जो पैरेन्काइमेटा सेल जो होती है ये क्या होती हैं, ये एक आउटग्रोथ निकल जाती हैं। इस आउटग्रोथ में ही क्या क्या कवर कर लेता है ये जिसके कारण से क्या होता है जो जाइलम की वेसल्स जो होती है वो क्या हो जाती है बाधित हो जाती है। तो ये आउटग्रोथ कई बार क्या होता है कि पूरा कवर कर लेता है आउटग्रोथ। तो पैरेन्काइमा की सेल्स क्या हो जाती है वो बड़ी हो जाती है, अब नॉर्मल साइज में हो जाती है, जिसके कारण से वेसल्स क्या होता है ब्लॉकेज हो सकता है। तीसरा जो मेन जो कारण जो होता है वो है फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द माइसीलियम एंड प्रोडक्शन ऑफ मैक्रोकोनिडिया या एंडोकोनिडिया विद इन दी वेसल्स। वेसल्स के अंदर में माइसीलियम, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया या एंडोकोनिडिया का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि इसकी जाइलम की जो ट्रैकेट्स में जो फ्लूइड्स जो होता है, ट्रेकियल जो फ्लूइड्स होता है उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है चेंज हो जाती है। अर्थात वो इस सब के कारण से ये वेसल्स की जो सेल्स जो होती हैं वो गाढ़ा हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन अधिक हो जाएगा और वाटर का जो कंडक्शन जो होता है वो ऑस्मोसिस क्रिया पर आधारित है। अर्थात ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस की लो कंसंट्रेशन से अधिक कंसंट्रेशन की ओर। तो इनके फॉर्मेशन से क्या हो जाता है कि ये जो फ्लूइड जो होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, जिसके कारण से वाटर का कंडक्शन ऊपर नहीं हो पाता है। तो इस और नेक्स्ट जो कारण हो सकता है प्लगिंग बाय द कंपाउंड्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। अर्थात इसमें कुछ पॉलीसेकेराइड, गम, जेल या पैक्टिन का भी डिपोजिशन हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा जाइलम वेसल्स ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है वाटर का कंडक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसमें विल्ट के लक्षण आसानी से आएंगे। अब हम कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। विल्ट का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन का नाम है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फ्रॉम स्पीशीज वुडम। यहाँ पर आप फ्यूजेरियम का डायग्राम देख रहे हैं। फ्यूजेरियम में दो तरह की स्पोर्स पाए जाते हैं, छोटे आकार के और बड़े आकार के। तो छोटे आकार के जो स्पोर जो होते हैं उसको हम माइक्रोकोनिडिया बोलते हैं, बड़े आकार के जो स्पोर जो होते हैं उसको हम मैक्रोकोनिडिया बोलते हैं और क्लेमाइडल स्पोर्स का भी फॉर्मेशन इसमें होता है। तो ये सब एसेक्सुअल स्पोर्स बॉडी है जो कि ड्यूटेरोमाइकोटिना के अंतर्गत आते हैं। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये स्पोर्स कहलाते हैं। तो ये जो फ्यूजेरियम जो होता है वो हमेशा वेस्कुलर टिश्यू पर तक ही सीमित रहता है और जाइलम वेसल के अंदर में ये अपने माइसीलियम जो होता है वो दो तरह के हो सकते हैं, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। सेप्टेड होता है, हाइलाइन होता है माइसीलियम। ये इसी वेसल्स के अंदर में ही ग्रो करते जाएगा। ये जाइलम सेल्स को क्रॉस करता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ेगा और पूरे जाइलम वेसल्स को पूरे स्टेम है, लीफ है, उसके वेस्कुलर बंडल तक ये क्या हो जाएगा ये पूरा कवर कर लेगा। तो इस प्रकार से जब पूरा वेस्कुलर बंडल अर्थात जाइलम की जो सेल होती हैं जब इस माइसीलियम और कोनिडिया के द्वारा से जब पूरे पैक हो जाती हैं तो जिसके कारण से फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है वो बाधित हो जाता है और इस प्रकार से पौधे की जो ग्रीन प्लांट्स जो होती हैं वो क्या हो जाएंगी झुक जाएंगी और पत्तियां जो होंगी वो मुरझा जाएंगी। इस प्रभाव को हम विल्टिंग बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से माइसीलियम जो होता है वो इसी के अंदर में
कई बार जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो इसी होस्ट सेल के अंदर में ही क्या करते हैं, वो लगातार जर्मिनेट करेगा, माइसीलियम भी जर्मिनेट करेगा और इसके अंदर में मैक्रो और मैक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडोस्पोर्स का निर्माण करता है। यदि हम लगातार फील्ड में लगातार हम इसी फसल को लेते रहेंगे तो क्या होगा कि बार बार इन्फेक्शन जो होता है, क्योंकि इसके जो स्पोर जो होते हैं वो हमेशा सॉइल में बहुत ही लंबे समय तक 8 से 20 वर्षों तक क्या होते हैं, ये डोरमेंट अवस्था में पड़े रहते हैं। जब उसको सूटेबल होस्ट मिलेगा तो उसके जो कोनिडिया और माइसीलियम जो होते हैं वो जर्मिनेट करेंगे और फिर से हेल्दी पौधे को इन्फेक्शन फैलाएंगे। अब हम कोनिडिया के बारे में देखेंगे, उनका साइज और शेप क्या होता है। पहले हम देखेंगे मैक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया जो होते हैं वो स्मॉल एलिप्टिकल कर्व होते हैं, थिन वॉल्ड होता है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और 1 to 2 सेप्टी इसमें पाए जाते हैं। इसका डायमीटर 5 to 15 इंटू 2 to 4 म्यू डायमीटर होता है और ये स्मॉल हाइफल ब्रांचेस पे ये फॉर्मेशन इसका होता है। दूसरा प्रकार का जो होता है वो मैक्रोकोनिडिया होता है। तो मैक्रोकोनिडिया जो होता है वो लीनियर कर्ड फ्यूजॉइड और इसका जो टिप जो होता है वो पॉइंटेड होता है और उसका जो एंड जो होता है वो नॉच्ड होता है। ये भी थिन वॉल्ड होती है, सेप्टेड होती है, 3 से 4 तक सेप्टा इसमें पाए जाते हैं। इसका डायमीटर जो होता है वो 15 to 50 इंटू 3 to 5 म्यू होता है। मैक्रोकोनिडिया भी स्मॉल एक कुशन लाइक सोमेटिक माइसीलियम के ऊपर में बनते हैं। तो इस सोमेटिक माइसीलियम को हम स्पोरोडोकिया बोलते हैं। तो इस स्पोरोडोकिया के ऊपर में मैक्रोकोनिडिया पाए जाते हैं। तीसरे प्रकार का जो स्पोर जो होता है वो क्लेमाइडोस्पोर्स कहलाता है। क्लेमाइडोस्पोर जो होता है वो सैप्रोफिटिक होता है। तो क्लेमाइडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस ऑन द होस्ट एज वेल एज इन कल्चर। होस्ट में भी और इसको कल्चर भी किया जा सकता है। ये सॉइल में भी पाए जाते हैं लंबे समय तक, ये सैप्रोफिटिक अवस्था में होता है। तो ये क्लेमाइडोस्पोर जो होता है वो ये भी ये जो होता है इसका शेप जो होता है वो ओवल और या स्फेरिकल शेप का होता है, या फिर ये सिंगल पैदा होते हैं। जब यदि सिंगल होते हैं माइसीलियम के ऊपर में तो टर्मिनल पोजीशन होती है और यदि माइसीलियम के बीच बीच में यदि ये इसका फॉर्मेशन होता है तो इसको हम इंटरकैलरी क्लेमाइडोस्पोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विल्ट डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल का मतलब क्या होता है? डिजीज साइकिल का मतलब होता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पैथोजन एंड द इफेक्ट ऑफ द डिजीज ऑन द होस्ट। तो सबसे पहले डिजीज साइकिल में हम देखेंगे, पहला जो पॉइंट है वो है कहलाता है पेरिनेशन। तो पेरिनेशन कैसे होगा? ये जो पैथोजन जो फ्यूजेरियम जो होता है वो सीड बॉर्न या सॉइल बॉर्न होता है। ये सॉइल में सैप्रोफिटिक रूप से सरवाइव करता है। यदि उसको लिविंग होस्ट टिश्यू नहीं मिलता है तब ये सॉइल में भी पड़े रहते हैं। सॉइल में पैथोजन का जो सर्वाइवल जो है वो है 8 to 20 ईयर्स तक ये रह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको हमेशा क्रॉप रोटेशन अपनानी चाहिए। एक उसी फील्ड में बार बार इसी फसल को ना लें, इसके साथ कोई दूसरी फसल को लेंगे तो ये इन्फेक्शन कम होगा। तो सबसे पहले जो होता है वो पेनिट्रेशन कैसे होगा? इसमें सबसे पहले जो होता है जब फसल जब काट दी जाती है तो ये जो इसका जो रिमेनिंग जो पार्ट जो होता है, रूट का पार्ट जो होता है, ये यहाँ तक फील्ड में पड़े रहते हैं। और तो इस इन्फेक्टेड रूट पार्ट में ऑलरेडी क्या है, माइसीलियम और कोनिडिया है। इसके साथ ही यहाँ पर उपस्थित जो सॉइल है उसमें भी ये माइसीलियम और कोनिडिया वगैरह है वो पड़े हुए रहते हैं सैप्रोफिटिक रूप में। तो ये कोनिडिया, माइसीलियम और क्लेमाइडोस्पोर्स ये तीनों क्या कहलाते हैं? प्राइमरी इनोकुलम कहलाते हैं। तो प्राइमरी इनोकुलम से इन्फेक्शन रूट में आता है। अब हम देखेंगे प्राइमरी इन्फेक्शन कैसे होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो फाइन रूटलेट्स के द्वारा से होता है। और इसमें क्या होता है, ये जो माइसीलियम जो होते हैं वो इस फाइन रूटलेट्स को जो स्मॉल जो रूट हेयर जो होती है उस वहां से स्टार्ट होता है। वहां पर ये माइसीलियम जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या करता है,
फिर वो लार्ज रूट में जाएगा और वहां पर यहाँ पर वो अपनी कॉलोनी को फैलाएगा, या फिर माइसीलियम यहाँ पर जो स्पोर जो होते हैं कोनिडिया वगैरह जो पड़े होते हैं ऑलरेडी पहले ही इसके अंदर में कोनिडिया मैक्रोकोनिडिया वगैरह है, ये यहीं पर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट करके ये क्या करता है इसके जाइलम वेसल्स को पूरी रीति से कवर कर लेता है। और कई बार ये प्राइमरी इन्फेक्शन जो कहाँ से स्टार्ट होगा, या फिर यदि पौधा यदि रूट वाला हिस्सा किसी कारण से इंजूर्ड हो गया है तो वहां से भी वो डायरेक्ट पेनिट्रेट कर सकता है। हमेशा पौधे का जो रूट वाला हिस्सा होता है यहीं से इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। पौधे का ऊपरी भाग जो होता है वो कभी भी अटैक नहीं होता। तो इस प्रकार से माइसीलियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर होता है, पहले रूट की कॉर्टेक्स में प्रवेश करेगा, उसके बाद जाइलम की वेसल्स में चला जाएगा और यहाँ पर इस माइसीलियम कोनिडिया वगैरह यहाँ पर लगातार जर्मिनेट करते हैं और इस प्रकार से ये पूरा पैक हो जाता है। अब ये कैसे, अब इसके कारण से क्या होगा, जब ये माइसीलियम देखिए पूरा इसमें ये आपको दिख रहा है, ये जाइलम की सेल्स होती हैं, इसमें ये इसका हम वाटर सैप बोलेंगे। हम नहीं रहता तो नॉर्मल रीति से वाटर का ट्रांसलोकेशन या न्यूट्रिएंट का ट्रांसलोकेशन जो होता है वो नॉर्मल तरीके से होता है, परंतु जब इसको पैथोजन जब कवर कर लेता है तो यहीं पर माइसीलियम कोनिडिया वगैरह जर्मिनेट कर लेते हैं, तो ये पूरी रीति से कॉम्पैक्ट पैक हो जाता है, जिसके कारण से इसका ट्रांसलोकेशन प्रभावित होता है। और परिणाम क्या होगा, इसके परिणाम से क्या होगा, पौधा जो होता है उसमें ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ जाएगी और जो न्यूट्रिएंट और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो रुक जाएगा और इसके कारण से क्या होता है, स्टोमेटा, पत्तियों की स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगी, लीव्स विल्ट हो जाएगा और अंत में पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस प्रकार से ये लगातार ऐसा होते रहेगा। ये इन्फेक्टेड प्लांट यदि है और इसके बगल में यदि कोई हेल्दी पौधा होता है तो हेल्दी पौधा भी लगातार क्या होगा, इन्फेक्शन उसमें होते जाएगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन वैसे सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है, तो इस कारण से इसमें प्राइमरी इन्फेक्शन ही मेन होता है। कुछ फैक्टर जो होते हैं जो डिजीज डेवलपमेंट के लिए फेवरेबल हो सकते हैं, जैसे कि यदि टेम्परेचर 17 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यदि सॉइल का टेम्परेचर, तो डिजीज का डेवलपमेंट होगा। और यदि हम जैसे कुछ खाद है जिसमें कि सल्फर फॉस्फेट खाद युक्त और गोबर खाद, कैटल डंक वगैरह का यदि हम उपयोग करते हैं फील्ड में, तो भी क्या होता है वो डिजीज के लिए फेवरेबल हो सकता है। और तीसरा जो है शुक्ला साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि सैंडी सॉइल जो होता है वो फेवरेबल होता है विल्ड डिजीज के लिए। और इसी प्रकार से मोर सेवियर ऑन ब्लैक सॉइल देन रेड सॉइल। तो सॉइल का टेक्सचर भी डिपेंड करता है, यदि ब्लैक सॉइल है तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं, यदि रेड सॉइल है तो उसमें कम इन्फेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे डिजीज साइकिल ऑफ द विल्ट ऑफ पिजन बी। दिस इज द आउटलाइन ऑफ द डिजीज साइकिल। देखिए यहाँ पर ये है, इसके दो फेस हम देखेंगे, एक तो डॉर्मेंट फेस होता है और दूसरा एक्टिव फेस होता है। ये सॉइल के नीचे का भाग है, ये सॉइल वाला पार्ट होता है। सॉइल में ये इसका लाइफ जो होता है वो कैसे होता है, ये माइक्रोकोनिडिया जो होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टाइम में ही सॉइल में पाए जाते हैं। लंबे समय तक जो पाए जाते हैं वो है क्लेमाइडोस्पोर, तो वायबल फॉर द लॉन्गर पीरियड इन सॉइल। तो ये जो होता है यहाँ पर सॉइल में ये सब क्या होते हैं, डॉर्मेंट अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। जब उसको ये क्या होता है, जहाँ ये जर्मिनेट करेगा, माइक्रोकोनिडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स वगैरह जर्मिनेशन करते हैं, वहां से हाइफी बनाते हैं और ये हाइफी के पास में यदि वहां पर भी अरहर का पौधा है तो वहां पर वो रूट वाले हिस्से को इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा। रूट है या रूटलेस और रूट्स, उससे इन्फेक्शन स्टार्ट होगा। ये इन्फेक्शन पूरे वेस्कुलर सिस्टम में स्प्रेड होगा
और ये माइसीलियम पूरे वेस्कुलर सिस्टम को कवर कर लेता है। और वहीं जाइलम वेसल के अंदर में माइसीलियम जो होता है वो पूरा फिर से जर्मिनेट करेगा और मैक्रो और माइक्रोकोनिडिया और क्लेमाइडल स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये वाला जो फेज जो कहलाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कहलाता है, ये होस्ट प्लांट के अंदर होता है, जिसको हम एक्टिव फेज बोलते हैं। तो पुनः फिर से देखिए, ये सॉइल में था, वो पुनः होस्ट के अंदर भी मैक्रोकोनिडिया क्लेमाइडोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्लेमाइडोस्पोर फिर से क्या होगा, ये सॉइल में इसका डिस्पर्शन हो सकता है वाटर के द्वारा से, या फिर जो जिस चीजों से हम प्लांट को हम काटते हैं, तो जो भी मैकेनरी जो चीज होती है उसमें उसके द्वारा से भी क्या होता है, ये माइक्रोकोनिडिया जो होता है सॉइल में पड़े रह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पर ये आउटलाइन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम फिर से लाइफ साइकिल डायग्रामेटिक हम लाइफ साइकिल को यहाँ पर आप इस पर फिर से देख सकते हैं। ये देखिए, ये रूट वाला पोर्शन है। यहाँ पर आप देखिए, ये क्लेमाइडोस्पोर्स वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे, माइसीलियम वगैरह। और इस प्रकार से जाइलम की वेसल्स में देखिए माइसीलियम पूरा कवर कर लिया है। अब उसके बाद ये जाइलम की नॉर्मल वेसल्स है। यहाँ पर देखिए, ये वेसल जो होती है वो हेल्दी स्टेम की दिखाई दे रही है। यहाँ पर इन्फेक्टेड वेसल्स दिखाई दे रही है, जिसके इंफेक्शन के कारण से क्या हो गया है, वेसल्स जो होती है वो कोलेप्स हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं। ये लीफ और पेटियोल की वेसल्स है। और लगातार देखिए इन्फेक्शन जैसे जैसे बढ़ते जाता है, ये लगातार कोलेप्स होते जाता है। नेक्स्ट स्टेप में और भी डेवलपमेंट होता है, अर्थात यहाँ पर गम वगैरह है उसका डिपोजिशन हो सकता है, पॉलीसेक्राइड्स वगैरह है, इसका डिपोजिशन हो जाता है। और इस प्रकार से इसकी जो गैप था वो एडजेसेंट जो सेल होती है वो भी एक गम वगैरह से क्या होती है, कवर हो सकती है। साथ ही साथ इसमें क्या है, इसमें माइसीलियम भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो गया है, और कॉम्पैक्ट होने के कारण से ये पूरा इसको वेसल्स को ये क्या कर दिया है, पैक कर दिया है। और इसके बाद जिसके कारण से क्या होता है कि ये रूट वाला हिस्से में ही क्या होगा, इस प्रकार से ये लोअर पोर्शन क्या होगा, सबसे पहले विल्ट लक्षण पैदा करेंगे। तो यहाँ से पत्तियां या फिर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी और ये पौधा यहाँ पर से झुकना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में हम देख सकते हैं, ये पूरा इन्फेक्शन जब काफी बढ़ गया है तो ये पूरा झुक गया है। और इस प्रकार से अब ये इन्फेक्शन फिर से आगे कैसे चलेगा, ये जो इन्फेक्टेड लीफ होती है जिसके अंदर में, इसके वेसल के अंदर में कोनिडिया है, जो कि स्पोरोडोकिया में पत्तियों के अंदर में ही स्पोरोडोकिया के ऊपर में बन रहे हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया पुनः फिर से क्या करता है, जर्मिनेट करेगा। दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं कि लीफ है, दूसरी तरीके से जो सॉइल जो होती है वो सॉइल में भी पड़े हुए हैं स्पोर्स, ये स्पोर्स भी क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं। तो इस प्रकार से कोनिडिया और जो होस्ट सेल के अंदर में है और सॉइल के अंदर है, दोनों ही क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और माइसीलियम बनाते हैं। ये माइसीलियम पुनः फिर से वही रिपीट होगा, क्लेमाइडोस्पोर बनेंगे, माइक्रोकोनिडिया बनेगा। ये सॉइल के पार्ट वाला हिस्सा है। उसके बाद जब इसको वहां पर फील्ड के ऊपर में जब ये होस्ट प्लांट यदि मिलता है तो वहां पर रूट को फिर से वो इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा, ये स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करेंगे और रूट हेयर के द्वारा से प्रवेश करके मेन कॉर्टेक्स से होते हुए इसकी जाइलम को अटैक करेगा। और इस प्रकार से माइसीलियम जो होता है वो पुनः फिर से ये पूरे पौधे के वेसल्स को कवर कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ब्लैक पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये पूरा इसमें कवर हो गया है। तो इस प्रकार से ये जो रूट वाला जो हिस्सा होता है वो पूरा संपूर्ण रूप से ब्लैक हो जाता है। और इस प्रकार से इसके कारण से पौधा पूरा जो होता है वहां से विल्टिंग इन्फेक्शन दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि कैसे ये जो हेल्दी इन्फेक्टेड पौधे से हेल्दी प्लांट में कैसे इन्फेक्शन फैल सकता है। पहला तो शॉर्ट डिस्टेंस के द्वारा से, मैं कि वाटर है तो वाटर के थ्रू भी, और दूसरा जो होता है वो प्लांटिंग इक्विपमेंट का जो उपयोग कर रहे हैं उसके माध्यम से भी वो हेल्दी पौधे पहुंच सकता है। दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस जो इंस्पेक्शन जो होता है, यदि हम फिर से प्लांट को हम रोपित कर रहे हैं तो यदि पास में इन्फेक्टेड पौधा है तो वो इन्फेक्टेड
पौधे के द्वारा से हेल्दी पौधे में भी जनरेट हो सकता है। दूसरा जो होता है सीड्स के अंदर में भी ये सरवाइव करते हैं। यदि हम इन्फेक्टेड सीड को यदि हम बोते हैं तो उससे भी इन्फेक्टेड पौधा उत्पन्न हो सकता है। अब हम पढ़ सकते हैं, ये तो हो गया हम वहाँ पर डिजीज आपने विल्ट का देखा, हमने एग्जांपल जो बताया था वो विल्ट डिजीज अब अरहर की लाइफ साइकिल बताया था। तो अरहर के समान और भी दूसरे जो पौधे होते हैं उसमें भी फंजाई के द्वारा से, फ्यूजेरियम के द्वारा से विल्ट डिजीजेस हो सकते हैं। पहला जो होता है विल्ट ऑफ चिकन पी माने कि जो चना जो होता है ना उस पे इन्फेक्शन फैलाता है। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है फ्यूजेरियम ऑग्रिस्पोरियम फॉर्म स्पीसीज साइसेरिस। ये देखिए यहाँ पर ये चना का पौधा है, इसमें विल्ट लक्षण दिखाई दे रहे हैं। दूसरा हो सकता है विल्ट ऑफ टोमेटो। देखिए विल्ट ऑफ टोमेटो, पूरी पत्तियां मुरझा गई हैं। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑग्रिस्पोरियम फॉर्म स्पीसीज लाइकोपर्सिकाई। फिर है विल्ट ऑफ बनाना, ये देख सकते हैं, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑग्रिस्पोरियम फॉर्म स्पीसीज क्यूबेंस। नेक्स्ट है विल्ट ऑफ फ्लैक्स, जिसका कॉजल है फ्यूजेरियम ऑग्रिस्पोरियम फॉर्म स्पीसीज लिनाई। फिर है विल्ट ऑफ कॉटन, फ्यूजेरियम ऑग्रिस्पोरियम फॉर्म स्पीसीज वेसिन फैक्टम। तो इस प्रकार से ये और भी जो क्रॉप पौधे होते हैं इनमें सब में लाइफ साइकिल लगभग क्या होता है, एक समान होता है। फिर बस फ्यूजेरियम जो ये जो स्पीसीज फॉर्म स्पीसीज है इसमें हो सकता है कि इसके माइक्रो और मैक्रोपोडिया का साइज जो होता है, डायमीटर जो होता है वो अलग तरीके से हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कंट्रोल मेजर्स। ये कंट्रोल मेजर जो होता है वो बेस्ट प्रैक्टिस होता है। यदि हम फील्ड में क्रॉप रोटेशन करें, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है फसल चक्र करना। मतलब कि फसल का चक्र का मतलब होता है कि यदि हम वहाँ पर अरहर की खेती कर रहे हैं तो नेक्स्ट कुछ समय तक हमको वहाँ पर दूसरी फसल को भी वहाँ पर लगाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो सॉइल में पड़े हुए जो सॉइल बॉर्न जो पैथोजन जो होते हैं वो दूसरे पौधों को अटैक नहीं करेगा और इस प्रकार से उसकी जो होता है वो नष्ट हो सकते हैं पैथोजन। इस प्रकार से क्रॉप रोटेशन जो होता है वो बेस्ट प्रैक्टिस होता है। दूसरा जो होता है कंट्रोल मेजर में हॉट वेदर कल्टीवेशन अपनाना चाहिए, अर्थात खेतों में डीप फ्लोइंग करना चाहिए, जिसके कारण से जो मिट्टी है उसको समर में तेज धूप में लंबे समय तक वैसे ही रखे, तुरंत ना होए, परंतु मिट्टी को हम बहुत दिनों 4-5 दिनों तक उसको वैसे खुला छोड़ दे ताकि जो मिट्टी में जो स्पोर्स वगैरह है, माइसिलियम वगैरह है, जिसको हम इनोकुलम बोल सकते हैं, वो उसकी जो इन्फेक्शन की कैपेसिटी जो होती है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। तीसरा जो होते हैं मिक्स क्रॉपिंग अपनाना चाहिए, अर्थात इसके साथ हमको सोरगम अर्थात ज्वार या टोबैको का फसल यदि हम करें तो ये विल्ट डिजीज जो होता है उसको हम रोक सकते हैं। चौथा जो होता है ग्रीन मैन्यूरिंग का उपयोग करना चाहिए। ग्रीन मैन्यूरिंग से क्या होता है कि उसमें कुछ दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सॉइल में डेवलप होंगे, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर, राइजोपस नाइग्रिकेंस, बैसिलस सबटिलिस, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं वो दूसरे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक एंटागोनिस्टिक इफेक्ट का काम करते हैं। जो विल्ट जो पैथोजन होती है उसकी ग्रोथ को क्या कर देगा कि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को वो चेक कर देगा, रोक देगा। तो इस प्रकार से उसपे ग्रीन मैन्यूर से क्या होता है कि उसमें ग्रीन मैन्यूर में जो उपस्थित जो दूसरे माइक्रोब जो होते हैं वो विल्ट डिजीज के डेवलपमेंट को क्या करेगा, रोक सकता है। तो उसकी ग्रोथ पर एडवर्स इफेक्ट करता है। फिर है रिमूवल ऑफ द अफेक्टेड प्लांट्स विथ रूट। हमको ऐसे इन्फेक्टेड पौधे को जड़ों सहित उखाड़ करके क्या करना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए और निकाल करके अब उसको तुरंत जला देना चाहिए। तो इस प्रकार से और लास्ट जो होता है हमको कुछ रेजिस्टेंस वैरायटीज का भी उपयोग करना चाहिए, जैसे NP15 और NP38। तो इस प्रकार से ये सारे कंट्रोल मेजर्स हैं जिसके कारण से विल्ट डिजीज को रोका जा सकता है। तो
इस विल डिजीज अरहर को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यदि एक की लाइफ साइकिल यदि आपने पढ़ लिया है तो दूसरे भी जो विल डिजीजेस है उनकी भी लाइफ साइकिल लगभग समान होती है। तो आप जरूर से आप लोगों को इससे लाभ मिला होगा मेरे प्रेजेंटेशन से। और यदि किसी चीज़ों के बारे में हमको पूछना है इस टॉपिक से रिलेटेड, यदि आपको कुछ इंक्वायरी होगी तो आप हमारे कॉलेज के वेबसाइट में जा कर के, मैं गवर्नमेंट डी बी गर्ल्स कॉलेज में बॉटनी की प्रोफेसर हूँ, तो हमारे इस डी बी गर्ल्स कॉलेज के वेबसाइट में जा कर के आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर को देख सकते हैं। वहाँ से मुझे जो भी आपको यदि पूछना हो इस संबंध में तो आप जरूर हमसे सलाह ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस स्लाइड को देखने के लिए।